नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना 2030 को स्वीकृति दी। सरकार ने विभिन्न राज्यों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 581 स्थलों की पहचान की। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के लिए परामर्श जारी किया। जांच प्रयोगशालाओं पर दबाव कम करने के उपायों की सिफारिश की। भारत ने कोविड वैक्सीन की 16 करोड़ 4 लाख से अधिक डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बिहार और ओडिशा में पूर्ण लॉकडाउन। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज सुबह तीसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की जांच के आदेश दिए। हिंसा के खिलाफ भाजपा का आज देशव्यापी धरना। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सरकार ने पिछले साल की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में 65% से अधिक गेहूं की खरीद की। और बीसीसीआई ने कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 स्थगित की। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना 2030 को स्वीकृति दे दी है। इससे अगले 10 वर्ष में दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग और मजबूत होगा। दोनों नेताओं के बीच कल हुई वर्चुअल शिखर बैठक में कोविड स्थिति और महामारी से निपटने के प्रयासों में सहयोग और कोविड वैक्सीन के संबंध में सफल साझेदारी पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में ब्रिटेन के चिकित्सा सहयोग के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आभार व्यक्त किया। श्री जॉनसन ने पिछले वर्ष ब्रिटेन और अन्य देशों को चिकित्सा सामग्री और वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की सराहना की। यूरोप और पश्चिमी मामलों के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुने से भी अधिक करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संवर्धित व्यापार साझेदारी का शुभारंभ किया। इसके तहत भारत और ब्रिटेन एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते की कार्ययोजना बनाने पर भी सहमत हुए। संयुक्त सचिव ने बताया कि व्यापार साझेदारी बढ़ने से दोनों देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। Both our leaders had substantive discussions on the entire gamut of our ties and exchanged views on regional and global issues of mutual interest. The strong complementarities and growing convergences between the two countries in all these areas were underscored. The first big deliverable of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two Prime Ministers spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिंद प्रशांत और G7 समूह में सहयोग सहित परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और खुशहाली के लिए सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं और इसकी सुरक्षा के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि वे एक समावेशी और अफगानों के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया को समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लिए किसी भी राजनीतिक समाधान में मानवाधिकार और महिलाओं, बच्चों तथा अल्पसंख्यकों सहित सबके लिए मूलभूत स्वतंत्रता का संरक्षण अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।
दोनों नेताओं ने कहा कि इस पर ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता निर्भर करेगी। उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय बलों और नागरिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मीडियाकर्मियों और उलेमा के विरुद्ध हो रही हिंसा को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में तुरंत, स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और श्री बोरेल इस बात पर सहमत हुए कि तालिबान की सहमति से ही अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया सफल हो सकती है और राजनीतिक समाधान ढूंढा जा सकता है। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि आतंकियों द्वारा अफगानिस्तान की धरती का उपयोग भारत और यूरोपीय संघ की सुरक्षा को खतरा पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पर्यटन को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तथा रोजगार, व्यापार, पर्यटन उद्योग से जुड़े समुदायों और अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व दुष्प्रभाव पड़ा है। वे कल इटली में G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने इस कठिन समय में मंत्रियों की ये बैठक आयोजित करने के लिए इटली के पर्यटन मंत्री मसीमो गारावग्लिया को बधाई दी और सदस्य देशों को पर्यटन उद्योग और उससे जुड़े रोजगार को बचाने की चर्चा के लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीसीए चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 581 स्थलों की पहचान की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट श्रृंखला में बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगा और युद्ध स्तर पर यह कार्य पूरा करेगा। उन्होंने बताया कि हमारे इंजीनियर जरूरतमंद रोगियों तक ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक देशवासी की जान बचाने के लिए रिकॉर्ड गति से ये कार्य पूरा करेगा। रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 1585 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और 6 में 463 टन ऑक्सीजन का लदान किया जा रहा है। गुजरात से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 244 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली ला रही है। अंगुल से 60 टन से अधिक ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेलंगाना पहुंच गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ पहले सप्ताह में दिल्ली और इसके आसपास 5 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये जगह हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हरियाणा में झज्जर का एम्स। डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड के तहत 3 महीनों में देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन के 500 संयंत्र स्थापित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने महामारी के दूसरे चरणों में कोविड जांच के लिए परामर्श जारी किया है। आईसीएमआर ने कहा कि मौजूदा समय में संक्रमण के मामले अधिक होने के कारण जांच प्रयोगशालाओं पर काफी दबाव है और जांचकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए आरटी-पीसीआर जांच के विवेकपूर्ण उपयोग और साथ ही सभी नागरिकों तक ये जांच सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। परिषद ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटी-पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दोबारा ये जांच कराने की जरूरत नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में गए स्वस्थ व्यक्ति का आरटी-पीसीआर जांच कराना भी पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगशालाओं पर दबाव कम हो। परिषद ने कहा कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि कोरोना के लक्षण वाले लोग गैर जरूरी और दूसरे राज्यों की यात्रा न करें। परिषद के अनुसार सचल जांच प्रयोगशालाओं को जीईएम पोर्टल से जोड़ दिया गया है और राज्यों को चाहिए कि वे इसका उपयोग कर सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर जांच में तेजी लाएं। परिषद ने यह भी कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए और इस जांच के लिए शहरों तथा गांवों में विशेष बूथ लगाए जाने चाहिए। परिषद के अनुसार एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की दोबारा जांच नहीं की जानी चाहिए और उन्हें सीधे घर पर कोरोना निर्देशों का पालन करना चाहिए। कोरोना के लक्षण वाले ऐसे लोगों की ही आरटी-पीसीआर जांच करानी चाहिए जिनकी एंटीजन जांच नेगेटिव है। परिषद ने कहा है कि आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के सभी परिणामों को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
CSIR कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने कोविड उपचार के लिए संभवतः पहली विशिष्ट औषधि विकसित की है। इस औषधि में एंटीबॉडी गुण मौजूद हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक ने मनुष्यों पर इसके परीक्षण की अनुमति दे दी है। विनकोव-19 के लिए पहले और दूसरे चरण के परीक्षण अगले सप्ताह दिल्ली और राजस्थान में शुरू होने की संभावना है। Looking forward to the trial results and hopefully it will be some relief to people. So it will be given to people who go to hospital and they are sick. At the moment we have chosen a hospital in Delhi. We are considering among them the Vedanta Hospital, another hospital in Rajasthan in Bikaner. देश में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 1 करोड़ 5 लाख इंजेक्शन प्रतिमाह हो गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि देश में रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 1 महीने से भी कम समय में 20 से बढ़कर 57 हो गई है। सरकार ने कल मीडिया की इन खबरों का खंडन किया कि कोविड राहत सामग्री के प्रभावी आवंटन और वितरण में समय नष्ट किया गया। एक टेलीविजन चैनल की इस खबर को सरकार ने भ्रामक बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोविड सहायता सामग्री की पहली खेप 25 अप्रैल को भारत पहुंच गई थी, लेकिन केंद्र ने इस जीवन रक्षक सामग्री के वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया बनाने में 7 दिन लगा दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जीवन रक्षक चिकित्सा सामान के आवंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2 मई को जारी की गई थी और केंद्रीय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन और वितरण का कार्य तभी शुरू कर दिया गया था जब महामारी से लड़ने के भारत के प्रयास में वैश्विक समुदाय ने सहायता शुरू की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना 2030 को स्वीकृति दी। सरकार ने विभिन्न राज्यों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 581 स्थलों की पहचान की। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के लिए परामर्श जारी किया। जांच प्रयोगशालाओं पर दबाव कम करने के उपायों की सिफारिश की। भारत ने कोविड वैक्सीन की 16 करोड़ 4 लाख से अधिक डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की। कोरोना वायरस का फैलाव को रोकने के लिए बिहार और उड़ीसा में पूर्ण लॉकडाउन। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज सुबह तीसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की जांच के आदेश दिए। हिंसा के खिलाफ भाजपा का आज देशव्यापी धरना। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सरकार ने पिछले साल की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में 65% से अधिक गेहूं की खरीद की। और बीसीसीआई ने कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 स्थगित की। भारत ने 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर महामारी की रोकथाम के प्रयासों में एक और शिखर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक पहली डोज और 3 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 6,62,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग
कोविड-19 का पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। कल रात 8 बजे तक देश में लगभग 11,50,000 टीके लगाए गए। 6,15,000 से अधिक लोगों को पहला और 5,33,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में वर्तमान समय में कोविड मरीजों की संख्या कुल रोगियों का लगभग 17% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,47,000 से अधिक हो गई है। कल देश में संक्रमण के 3,57,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर कम होकर 81.91% हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण बहुत अधिक है। देश में संक्रमण के 75% से अधिक मामले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हैं। अब तक 29 करोड़ 33 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 संस्थानों के चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड महामारी से लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की बहुत अधिक संख्या और बढ़ती मृत्यु दर के कारण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ा है। वैश्विक समुदाय कोविड महामारी से इस सामूहिक लड़ाई में सरकार के प्रयासों में मदद कर रहा है। कई देश भारत को चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अस्पतालों के साथ साथ घरों में पृथकवास मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में घरों में पृथकवास में लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर नामित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने में मरीजों के रिश्तेदारों की मदद करने को कहा। बिहार सरकार ने पूरे राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। पूर्णबंदी के दौरान कोविड टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम और पार्क भी बंद रखे जाएंगे। रेल और विमान सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। आपात सेवाओं के परिवहन की अनुमति रहेगी। राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जियां और मीट की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक घरों तक खाने पीने की चीजें भेजने की अनुमति रहेगी। सभी पूजा स्थलों में लोगों के आने की अनुमति नहीं रहेगी और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों की बाहर आवाजाही कम से कम करने के लिए घर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। विवाह समारोह के लिए संबंधित पुलिस थाने से 3 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निर्धन परिवारों के हित को उच्च प्राथमिकता देती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के कठिन समय में संबल योजना के हितग्राहियों को दी गई आर्थिक मदद के साथ 3 माह का निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। वहीं भोपाल के कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना की शुरुआत की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मरीज जिस अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं समय पर उन्हें पौष्टिक आहार निःशुल्क मिल सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना भोपाल के 110 अस्पताल में शुरू की गई है। इसकी सफलता पर प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सभी 28 जिलों में पूर्णबंदी 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के इस चौथे चरण में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। ब्यौरा हमारे रायपुर संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर सभी जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे 26 जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। इनमें आदिवासी बस्तर संभाग के सभी 7 जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में लॉकडाउन सख्ती के साथ जारी रहेगा। वहीं सीमावर्ती जिलों में सीमाओं पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ाई से निगरानी रखने के साथ ही स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। इन जिलों में लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे कृषि उत्पादों की दुकानों के साथ ही मोहल्ले की किराना और पोल्ट्री तथा दुग्ध उत्पादों की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन फल और सब्जी वालों को दुकानें खोलने के बजाय घर घर जाकर सामान बेचने की छूट रहेगी। वहीं रायपुर और दुर्ग जिलों में स्टेशनरी दुकानें और वाहन मैकेनिकों को अपनी दुकानें खोलने की भी छूट दी गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने आज से 14 दिन का राज्यव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन इस महीने की 19 तारीख तक लागू रहेगा। राज्य में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर 73,548 हो गई है। कल 8,216 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए लगाए गए राज्यव्यापी लॉकडाउन से कुछ आवश्यक गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को छूट दी गई है। कोविड जांच और टीकाकरण का काम लॉकडाउन में भी जारी रहेगा। लोगों को सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने घर के आसपास के बाजारों से आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, रसोई गैस की आपूर्ति, एटीएम और डाक सेवाओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन पर लॉकडाउन के दौरान रोक रहेगी। गुजरात में कल 12,000 से अधिक कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं कल 13,050 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य सरकार ने कल से 7 और शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। ब्यौरा हमारे अहमदाबाद संवाददाता से। गुजरात सरकार ने 7 और शहरों में कल रात से रात्रि कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। यह 7 नए शहरों में डीसा, अंकलेश्वर, वापी, मोडासा, राधनपुर, कड़ी और विसनगर शामिल है। इसके साथ ही अब राज्य के कुल 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू 6 मई से 12 मई तक लागू रहेगा। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगाने का कार्य एक दिन बंद रखने के बाद आज से फिर शुरू करने की घोषणा की गई है। अब आज से 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले लोगों के साथ 45 साल से बड़े को भी टीके लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर और अग्रिम श्रेणी के कार्यकर भी शामिल रहेंगे। इस बीच रेलवे द्वारा अहमदाबाद के साबरमती और चांदलोडिया में 19 आइसोलेशन कोच स्थापित किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समूचे केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविड प्रबंधन दलों के गठन का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दलों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पंचायती स्तर पर जिलों से गांवों तक एक प्रभावी कोविड प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की उचित कार्य क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने दोनों संभागीय आयुक्तों को ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्रों की कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। श्री सिन्हा ने कोविड महामारी संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए धार्मिक नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों से हर संभव सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कोविड योद्धाओं को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन की भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजी और चिकित्सा अधिकारियों को मासिक 10,000 रूपये, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को 7,000 रूपये और सफाई कर्मचारियों को मासिक 5,000 रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। ये वित्तीय प्रोत्साहन 3 महीने की अवधि के लिए होगी और इसका भुगतान इस महीने से आरंभ होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ बारामूला जिले के सोपुर के नाथीपोरा में हुई। आतंकवादियों से AK और इंसास राइफलें बरामद की गई हैं। राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों के छिपे होने का खुफिया सुराग मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है।
श्री मोदी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता और पीड़ा व्यक्त की। राज्यपाल ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। श्री धनखड़ ने राज्य में जारी लूटपाट, हत्याओं और तोड़फोड़ की घटनाओं पर चिंता जताई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए संबंधित लोगों को तत्काल कड़े कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से झड़प, पार्टी कार्यालयों को आग लगाए जाने और कुछ घरों में तोड़फोड़ की तथा लूट की खबरें हैं। आयोग ने माना है कि मानवाधिकार हनन के इन मामलों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया और ये नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रव्यापी धरना देगी। भाजपा ने बताया कि पार्टी के सभी संगठन मंडल विरोध प्रदर्शनों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा में भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मारे गए और घायल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी आज तीसरे कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट में बताया कि शपथ ग्रहण सुबह 10:45 पर राजभवन में होगा। सरकार ने बताया है कि मौजूदा रबी विपणन मौसम में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 65% से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। यह फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में लिया गया। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी आलोचना हो रही थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा भड़कने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। बंगाल हिंसा पर प्रधानमंत्री ने जताई नाराजगी, राज्यपाल से की बात, अमर उजाला की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद भड़की हिंसा, 12 लोगों की मौत। पंजाब केसरी के शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल की हिंसा, राष्ट्रपति शासन की मांग। आईपीएल का खेल खत्म, बीसीसीआई ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राजस्थान की सुर्खी है कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पर लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को प्रकाशित किया है। स्कूल कम करें फीस, हर दूसरा आदमी बिना जरूरत कर रहा सीटी स्कैन। हिंदुस्तान की सुर्खी है पत्र लिखता है कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सीटी स्कैन फोबिया का शिकार, ये चलन कैंसर के मुहाने तक ले जा सकता है। 5G सेवा शुरू करने के और करीब पहुंचा भारत। दैनिक जागरण की सुर्खी है पत्र लिखता है सरकार ने दी 5G ट्रायल की इजाजत, चीन की कंपनियां रहेंगी बाहर, 6 महीने तक होगा परीक्षण। हिंदुस्तान सेहत शीर्षक से लिखता है बच्चों की दिमागी सेहत बिगाड़ रहा वायु प्रदूषण। पत्र लिखता है वयस्क होने पर बढ़ जाता है मानसिक रोगों का जोखिम। दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली एनसीआर में आज बदलेगा मौसम, कल से मिलेगी राहत। हिंदुस्तान के अनुसार आज हो सकती है बारिश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की महत्वाकांक्षी कार्य योजना 2030 को स्वीकृति दी। सरकार ने विभिन्न राज्यों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 581 स्थलों की पहचान की। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के लिए परामर्श जारी किया। जांच प्रयोगशालाओं पर दबाव कम करने के उपायों की सिफारिश की। भारत ने कोविड वैक्सीन की 16 करोड़ 4 लाख से अधिक डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बिहार और ओडिशा में पूर्ण लॉकडाउन। सरकार ने पिछले साल की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में 65% से अधिक गेहूं की खरीद की। और बीसीसीआई ने कई खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।